मैं अक्टूबर 2007 की उस भयानक दीपावली की रात को याद कर कांप जाता हूँ, जब मेरी माँ ने रात को हमारे शयन कक्ष में दस्तक दी और पूछा कि शौचालय कहाँ है। वह विचलित और पूरी तरह से भ्रमित लग रही थी। उसके अमान्य व्यवहार का कारण समझने में असमर्थ हमने सोचा कि वह अभी भी अर्ध नींद की स्थिति में है और उसे शौचालय दिखाया, लेकिन शौचालय से बाहर आने के बाद भी वह अपने शयन कक्ष तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ गंभीर है, हम उसे अगले दिन निदान और उपचार के लिए पास के नर्सिंग होम में ले गए। उसे तुरंत एक न्यूरोसर्जन के पास भेजा गया और एमआरआई स्कैन के बाद यह पुष्टि हुई कि उसे ब्रेन स्ट्रोक है। रिपोर्ट में कुछ भूरे रंग के धब्बे दिखाई दिए, जिन्हें डॉक्टर ने थक्का कहा है, जिससे उनकी याददाश्त पूरी तरह प्रभावित हुई है। डॉक्टर ने बताया कि वृद्धावस्था के कारण स्मृति हानि अपरिवर्तनीय है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे मस्तिष्क को होने वाले नुकसान को दवाओं से रोका जा सकता है। वह मेरी माँ के धीमे अंत की शुरुआत थी। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, वह सब कुछ भूल गई, अपने शरीर के कार्यों पर नियंत्रण खो दिया और अंत में मेरी पत्नी को छोड़कर किसी को भी पहचानने में विफल रही। जो एक माँ की तरह अपने बच्चे की देखभाल करने वाली माँ की तरह उसकी देखभाल करती थी। वह उसे खाना खिलाती थी, उसके डायपर बदलती थी, उसे कपड़े पहनाती थी, उसे नहलाती थी, अपने बालों को ब्रश करती थी और उसे सोने में भी मदद करती थी। मेरी पत्नी और मेरे लिए वह एक छोटे बच्चे की तरह थी। हमारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी। हम उसके साथ खेलते थे, उसे चिढ़ाते थे। हमने उनका 80वां जन्मदिन भी एक भव्य केक काटने के समारोह के साथ मनाया, जिसमें मेरी पत्नी के दोस्तों ने कोलकाता में भाग लिया था। यह उसके लिए खुशी का क्षण था, क्योंकि वह हर किसी को उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए मुस्कुराती रही, यह जाने बिना कि वह किसका जन्मदिन है। तो जब मेहमानों में से एक ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ बधाई दी, तो उसने तुरंत उसे शुभकामनाएं देकर जवाब दिया। यह जानना दिलचस्प था कि उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करने के बाद भी बहुत समय पहले एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षण के दौरान हासिल की गई यह बीमारी उनसे बुनियादी शिष्टाचार नहीं छीन सकी। वे अंतिम सांस तक उन्हीं में समाये रहे। जब भी हम छोटी छोटी चीजों में उसकी मदद करते हैं, तो वह अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना कभी नहीं भूलती। शरीर के जमीन से टकराने की गड़गड़ाहट की आवाज ने हमें बेरहमी से जगाया। हमने अपनी माँ को उसके बिस्तर से गायब पाया। एक तेज गति में मेरी पत्नी बिस्तर से कूद गई और कमरे से बाहर निकल गई और पाया कि वह सपाट है। फर्श पर नीचे की ओर गति कम है। उसका अगला सिर बुरी तरह जख्मी हो गया। गिरने की वजह से उसके होठों से काफी खून बह रहा था, लेकिन उसकी ओर से वस्तुतः कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमने उसे शारीरिक रूप से उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी पत्नी ने धीरे से घाव को साफ किया और पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। उसने हाँ में जवाब दिया, लेकिन चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, किसी भी भावनाओं और भावनाओं से रहित बस सादा अस्त-व्यस्त रूप। इस बीमारी ने उसकी सभी भावनात्मक भावनाओं को दूर कर दिया और आंसू ग्रंथियों
को भी सुखा दिया। उसकी हालत देख मैं चुपचाप रोया। हाय भगवान, मैंने स्वयं से कहा, क्या यह मेरी माँ है जो थोड़ी सी बेचैनी के लिए भी आंखों में आंसू बहाती थी। वह भावनात्मक रूप से इतनी संवेदनशील थी कि एक कठोर नजर भी उसे आंसू ला देगी। रोने की उनकी ऐसी ख्याति थी कि मेरे पिता उन्हें गंगाधरी कहकर चिढ़ाते थे। सिर पर गंगा नदी पहने महिला। जिस दिन उनका निधन हो गया और जब उनके शरीर को हेयर्स बैन में ले जाया जा रहा था तो कुछ मिनटों के लिए अप्रत्याशित बारिश हुई, जैसे कि स्वर्ग उनके लिए रोया, जैसे वह रोना भूल गई। सो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी और क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड टेक केयर। लव यू।